तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट एबायोटिक फैक्टर्स। एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस जो ऑर्गेनिजम्स के रिस्पॉन्सेज को इन्फ्लुएंस करती है। एबायोटिक फैक्टर मीन्स द नॉन लिविंग फिजिको-केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये दो तरह के होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडेफिक फैक्टर्स। सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं फिजिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट लाइक लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस। लाइट हमें मिलती है सन से। द एक्टिविटी ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो डिपेंड करती है 3 पैरामीटर्स ऑफ लाइट के ऊपर, लाइट इंटेंसिटी पे, लाइट क्वालिटी पे और डेली लाइफ ड्यूरेशन पे। इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स: कलर विजन, साइज ऑफ आई, पिगमेंटेशन, प्रोटेक्टिव कलरेशन, फोटोपेरिडिज्म, मेटाबॉलिज्म, लोकोमोशन, प्योरिडिसिटी, डेवलपमेंट। तो सबसे पहले है कलर विजन। कलर विजन का मतलब है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट लाइट कलर्स, कि लाइट कलर्स को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी तो ये एबिलिटी जो है वो किसकी वजह से होती है? कौन सेल्स की वजह से। जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फिश है, बर्ड्स हैं, प्राइमेट्स हैं, उनकी आईज में डिफरेंट टाइप्स की कौन सेल्स होती हैं और ये कौन सेल्स ही डिफरेंशिएट करने में डिफरेंट टाइप के कलर्स को हेल्प करती हैं। साइज ऑफ आईज जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उनको किस तरह की लाइट जो है मिल रही है। अगर ऑर्गेनिज्म डिम लाइट में रह रहे हैं तो उनकी आईज का कलर लार्ज होगा। जैसे कि जो मैराइन एनिमल्स हैं, अगर वो 500 से 3000 मीटर की डेप्थ में रह रहे हैं तो उनकी आईज का कलर लार्ज होगा एज कंपेयर टू वो ऑर्गेनिज्म जो सरफेस वाटर पे रह रहे हैं। पिगमेंटेशन की अगर बात करें तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंड्यूस करती है केमिकल चेंजेस को, और उसकी वजह से पिगमेंट फॉर्मेशन जो है एनिमल्स के केस में होती है। अगर हम बात करें प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो डार्क प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे कि डीप सी में, केव्स में, तो वो पिगमेंट लेस होते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो ब्राइट लाइट में रहते हैं उनके केस में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ मेलानिन होती है, जो आगे जाके हम ये कह सकते हैं, जिसके लिए एक टैनिंग वर्ड यूज करते हैं। मेनली ये टैनिंग जो है ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है। और जो मेलानिन है वो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, हार्मफुल रेडिएशन से स्किन को बचाता है ताकि किसी भी तरह का कोई सनबर्न जो है वो ना हो पाए। उसके बाद जैसे लीफ फिश है, वो एक तरह से रिसेंबल करती है कि जैसे पानी के अंदर कोई लीफ जो है वो फ्लोट कर रहा हो एक्चुअल में, जबकि वो एक एनिमल है। सेम ऐसे ही ब्राइट लाइट में जो पिगमेंट है वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो है उसका कलर लाइट हो जाता है। और डिम लाइट की अगर बात करें तो पिगमेंट जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन का कलर है वो डार्क हो जाता है। और जो ये स्किन कलर है या कलर पैटर्न जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है काउंटर कर पाए, ताकि वो अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्शन करने में भी हेल्प करती हैं ये पिगमेंटेशन। फोटोपेरिडिज्म में आ जाएगा रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन ए डे। लाइट की वजह से ही जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट कर पाते हैं। जैसे बर्ड्स जो हैं वो मेनली माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ
ऑटम सीजन में और स्प्रिंग सीजन में। जबकि फिर स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो फोटो पीरियड है वो इंक्रीज हो जाता है, और उस केस में जो ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज होती है गोनाइडल एक्टिविटी में, और जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेशन जो है उसके पीछे रीजन होता है मेन तो ब्रीडिंग। साथ में फोटोपीरियडिज्म जो है वो कंट्रोल करता है फिश माइग्रेशन को भी, जैसे कि इसमें एग्जांपल है एल्स एंड सामन। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की अगर बात करें तो 3 तरह की कैटेगरीज में हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट डे एनिमल्स, जिसमें क्या होता है कि वो ब्रीड करेंगे डिक्रीजिंग फोटो पीरियड के दौरान, जैसे कि डियर है, शिप है। लॉन्ग डे एनिमल्स की अगर बात करें तो वो ब्रीड करते हैं लेंथनिंग फोटो पीरियड के दौरान, जैसे कि टर्की है, स्टारलिंग है। डे न्यूट्रल एनिमल्स की बात करें तो वो 2 आउट द ईयर, कंप्लीट ईयर में, होल ईयर में जो है वो ब्रीड करते हैं, जैसे कि गुनिया पिग है, रैबिट है, स्क्विरल है। प्रोडक्टिव कलरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि कलर चेंजेस की इंक्लूड होता है। ये प्रोडक्टिव कलरेशन जो है हेल्प करती है कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को एनिमीज से बचा सकते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा जैसे कैमलियन है, कई तरह के बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं इसमें। उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स। तो सबसे पहले है सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स। तो जो लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है और जो ब्राइट पिगमेंट्स, जो अलग अलग तरह के हमें लीव्स के अंदर जो कलरेशन, फ्लावर्स के अंदर जो कलरेशन देखने को मिलती है, फ्रूट्स में जो कलरेशन देखने को मिलती है, वो सारी कंट्रोल किसके थ्रू होती है? लाइट के थ्रू। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और प्रोसेस यहाँ पे रहता है फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जो ब्लू और जो रेड लाइट है वो मोस्ट एफिशिएंट लाइट जो है वो मानी जाती है। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का नंबर और उनकी पोजीशन वो भी लाइट डिपेंडेंट है। जैसे मोस्टली ऐसा माना जाता है जितने भी सन प्लांट्स हैं उनके अपर सरफेस पे जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। और जो शेड प्लांट हैं, जो छाया में उगते हैं, उन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम होता है। और अरेंजमेंट की अगर बात करें तो जो सन प्लांट्स हैं जिनको ग्रो करने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ लाइट की लाइन के अकॉर्डिंग ही होता है। जबकि अगर हम बात करें जो शेड प्लांट्स हैं उनके केस में क्या होगा, वहां पे अरेंजमेंट जो है राइट एंगल पे होगा टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म के बेसिस पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स जिनको ग्रोथ के लिए लाइट ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, जैसे कि रेडिश है, स्पिंच आ जाएगा यहाँ पे। शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे धतूरा है, रैंथियम है। डे न्यूट्रल प्लांट्स की अगर बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट्स में आ जाएंगे कॉटन, टमाटो, पोटैटो, मतलब उनको लाइट ड्यूरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे लाइट जो है वो बढ़ती है। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा लाइट की वजह से, वैसे वैसे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो भी इनडायरेक्टली बढ़ेगा, और इसकी वजह से जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है वो भी स्टिमुलेट होती है। उसके बाद है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन भी जो है लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। इस सीड जर्मिनेशन के बेसिस पे हम प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, मीन्स वो सीड्स जिनको ग्रो करने के लिए, जिनको जर्मिनेट करने के लिए लाइट जो है वो चाहिए। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है विस्कम। अगर नेगेटिव एक कुछ सेकंड कैटेगरी है नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक। इसमें क्या होगा, जो सीड्स हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए लाइट नहीं चाहिए।
तो इसमें आ जाएगा अनियन, लिली, नॉन फोटोब्लास्टिक वो सीड्स जो इरिस्पेक्ट ऑफ लाइट में जर्मिनेशन शो करते हैं, जैसे कि बीन्स है, मेज है, तो ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ जो है वो भी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। इनके बेसिस पे प्लांट ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम दो कैटेगरीज रख सकते हैं प्लांट्स की। एक है हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स जो स्ट्रॉन्ग लाइट में, एक तरह से हम सॉलिड प्लांट में भी बोल सकते हैं इनको, जो स्ट्रॉन्ग लाइट में ग्रो करेंगे, हेलियोफाइट्स। जैसे इसमें पाइन्स आ जाएगा। और है स्कियोफाइट्स, जिसको हम शेड प्लांट्स भी बोल सकते हैं, जो कम लाइट में ग्रो करते हैं। उसके बाद है स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा ओपनिंग भी लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि जो मेलानिन फॉर्मेशन है वो भी बढ़ेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट ही इंड्यूस करती है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को। उसके बाद है फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स। फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स का मतलब है कि लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो मूवमेंट जो है शो करते हैं। फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिक मतलब मूवमेंट्स। तो जैसे कि आपने देखा होगा बेंडिंग ऑफ शूट्स, कई बार जो है जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती है उस डायरेक्शन में जो शूट्स हैं वो बेंड हो जाती हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स को हम कहते हैं फोटोट्रोपिक मूवमेंट्स। टेम्परेचर, सेकंड क्लाइमेट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर देयर एक्टिविटीज। अब हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें एनिमल्स के ऊपर, तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्शन के ऊपर। मतलब जो गोनाड्स हैं उनकी मैचुरेशन और उनकी एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। जैसे एग्जाम्पल है ब्लो फ्लाई का। ब्लो फ्लाई का जो नंबर ऑफ एग्स जो हैं लेड पर फीमेल वो इंक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 32.5 डिग्री। उसके बाद जो है उसका नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि रिप्रोडक्शन भी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर। मतलब अगर 32.5 डिग्री तक हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ब्लो फ्लाई में, तो फीमेल जो है वो नंबर ऑफ एग्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर कर देंगे तो एग्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया के केस में क्या होता है कि जो लेंथ है बॉडी की वो इंक्रीज होती है 1.5 टू 10.3 mm तक अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री से 20 डिग्री तक। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे रूल्स आ जाते हैं जहां पे हम कंपेयर करते हैं कोल्ड रीजन वाले एनिमल्स को वार्मर रीजन वाले एनिमल्स के साथ। जैसे बर्गमैन रूल है, तो बर्गमैन रूल में क्या आता है, बर्गमैन रूल में क्या आता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो कोल्डर एनवायरनमेंट में रहते हैं उनकी बॉडी का साइज जो है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू वो ऑर्गेनिज्म जो वार्म रीजन के अंदर रहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा जैसे कि पोलर बियर।
उसका साइज जो है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू ब्लैक बियर जो टेम्परेट एरिया में रहता है। उसके बाद है एलन्स रूल। एलन्स रूल में आता है कि जो ऑर्गेनिज्म कोल्डर रीजन में रहते हैं उनके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जैसे कि टेल है, स्नाउट है, ईयर है, लेग्स हैं, वो शॉर्टर होते हैं, वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द वार्मर पार्ट्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो है हमारे फॉक्सेस के केस में देखने को मिलता है। वो फॉक्सेस जो कोल्डर रीजन में मिलेंगे उनकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो छोटी होती हैं, और जो वार्मर पार्ट्स में मिलते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो बड़ी होती है। उसके बाद है जॉर्डन रूल। जॉर्डन रूल में क्या आ जाता है कि वो फिशेस जो लो टेम्परेचर वाले वाटर के अंदर मिलती हैं उनके अंदर वर्टिब्रीज जो है वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द फिशेस वो जो वार्मर वाटर के अंदर मिलती हैं। ग्लोगर वुल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ग्लो मतलब यहाँ पे हम कलर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं जो वार्मर रीजन में मिलते हैं उनका कलर डार्क होता है एज कंपेयर टू द वो ऑर्गेनिज्म जो कोल्डर रीजन में मिलते हैं। रेंच रूल की अगर बात करें तो रेंच रूल में क्या आ जाएगा कि जो बर्ड्स हैं कोल्डर रीजन के उनके जो विंग्स हैं वो नैरो विंग्स होते हैं एज कंपेयर टू द वो बर्ड्स जो मिलते हैं वार्मर रीजन में। उसके बाद है टेम्परेचर टॉलरेंस। टेम्परेचर टॉलरेंस की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूरीथर्मल टाइप वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी वर्ल्ड लिजर्ड है, जैसे कि मैन है। चाहे उसको फिर आप अंटार्कटिका में भेज दो, मैन वहां पे भी सर्वाइव कर लेगा। चाहे फिर आप उसको डेजर्ट एरिया में भेज दो तो वहां पे भी सर्वाइव करेगा। मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में को टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद है टीनोथर्मल में आ जाएगा, नाम से पता लग रहा है टीनो मतलब यहाँ पे स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे कुछ एक फिशेस, स्नेल्स, कोरल्स। उसके बाद है मेगाथर्मल ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं हमेशा। मीजोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म जो हाई समर टेम्परेचर में और लो विंटर टेम्परेचर पे लाइव करते हैं, रहते हैं। माइक्रोथर्मल में क्या आ जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म जो मॉडरेट समर टेम्परेचर एंड लो विंटर टेम्परेचर पे ही सरवाइव करते हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो होती ही है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो सारे उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही होती है वो सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट ही होती है। जितने भी एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद है थर्मल रेगुलेशन में काफी सारी कंडीशंस आती हैं, जैसे कि हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। मतलब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो विंटर सीजन में इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा वॉल लिजर्ड का, फ्रॉग का। उसके बाद है एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। मतलब कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए समर के मंथ में इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि लंगफिश है, बीटल्स हैं, स्नेल्स हैं। उसके बाद है साइक्लोमोर्फस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सीजनल टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इसमें डेफनिया आता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो डेफनिया है उसका जो साइज ऑफ हेलमेट है, उसके जो हेड पे होता है उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद है होम्योस्टेसिस का मतलब यहाँ पे होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी
बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडीशन के अंडर ही आता है। मतलब अगर गर्मियां होंगी, अगर समर सीजन की बात करें तो बॉडी से क्या होता है, इवेपरेशन ऑफ वाटर, पसीना आता है तो इवेपरेशन ऑफ वाटर जो है होता है। और अगर कोल्डर वेदर की बात करें तो उस दौरान क्या होगा कि एनिमल्स की बॉडी जो है वो इंसुलेशन शो करेगी। कैसे, किसके थ्रू, उनकी बॉडी पे फर होंगे, फेदर्स होंगे, स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखते हैं सीजन के अकॉर्डिंग एनिमल्स। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो भी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे मैक्रोसाइक्लोप्स का। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ मेल्स जो हैं वो भी इंक्रीज होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट डालता है टेम्परेचर। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सीड जर्मिनेशन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स में भी जो फ्लावरिंग स्टेज है उसको अफेक्ट करता है टेम्परेचर। मीन्स वर्नलाइजेशन को इफेक्ट करता है टेम्परेचर। कैसे, वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इनिशिएट होगी लो टेम्परेचर पे। अगर लो टेम्परेचर प्लांट्स को नहीं मिला तो उनके अंदर फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा राई, व्हीट प्लांट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है प्लांट्स के केस में। अगर लो टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारी इंजरी जो है वो हो जाती है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो प्लांट्स जो है उनके अंदर डेसिकेशन हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से इंजरी ड्यू टू डिहाइड्रेशन। चिलिंग इंजरी की अगर बात करें तो चिलिंग इंजरी में क्या आ जाएगा, इंजरी बिकॉज ऑफ हॉट क्लाइमेट। फ्रीजिंग इंजरी की अगर बात करें तो फ्रीजिंग इंजरी में क्या आ जाएगा कि जो प्लांट्स की सेल्स हैं वो इंजर्ड हो जाएंगी क्योंकि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो इंट्रास्पेसिफिक स्पेस में वो हो जाएगी। थर्मल रेगुलेशन की बात करें तो प्लांट्स अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स जो है वो डेवलप कर लेंगे थिक क्यूटिकल, डेंस हेयरी कोट, म्यूसिलेज, टैनिन। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हेल्प करता है ये डिटेक्ट करने में कि परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच द एयर कैन होल्ड, कि एयर जो है कितनी परसेंटेज जो है वाटर की वो होल्ड करके रख सकता है एट सैचुरेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है वो प्रमोट करती है द ग्रोथ ऑफ हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इन एपीफाइट्स जैसे कि ऑर्चिड्स। ये प्रमोट करता है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स इन फंजाई। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ स्पाइंस, हेयर्स, थॉर्न्स, संकन स्टोमेटा,
थिक क्यूटिकल। अगर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो काज करती है पुअर डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, और जिसकी वजह से प्लांट जो है इलोंगेटेड और पेलर और थिनर हो जाते हैं। साथ में एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रेगुलेट करती है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो कि होता है ट्रांसपिरेशन एंड पर्सपिरेशन की वजह से लैंड ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद है विंड। विंड का मतलब होता है एयर इन मोशन, और स्पीड ऑफ विंड कॉल्ड विंड वेलोसिटी। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है सॉइल इरोजन में। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो सॉइल इरोजन काज करती हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से लॉगिंग भी हो जाती है। मीन्स जो प्लांट्स हैं वो फ्लैट हो जाते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड। जैसे जब तेज हवा चलती है तो सारे के सारे, जैसे वीट प्लांट्स है, राइस प्लांट है, मेज प्लांट है, सारे के सारे फ्लैट हो जाते हैं अगेंस्ट द ग्राउंड। उसके बाद है डेसिकेशन। जैसे जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा? डेसिकेशन जो है वो हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? जो प्लांट्स हैं वो छोटे साइज के हो जाते हैं, मतलब ड्वार्फिज्म प्लांट्स में देखने को मिलता है। उसके बाद है विंड जो है पोलिनेशन में भी हेल्प करती है। विंड जो है सीड्स की, फ्रूट्स की, सिस्ट, स्पोर, एग्स, इवन अडल्ट एनिमल्स की डिस्पर्सल में भी हेल्प करती है, और विंड की वजह से ही जो फ्लाइंग एनिमल्स है वो माइग्रेट कर पाते हैं। उसके बाद है रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो सोर्स है ग्राउंड वाटर का। अब रेनफॉल जो है वो अफेक्ट करता है वेजिटेशन को एज वेल एज एनिमल पॉपुलेशन को ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। रेनफॉल के बेसिस पे हम अलग अलग एरियाज को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है पूरे साल, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ की हाई रहती है, और वहाँ पे मिलते हैं हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट और एबंडेंट फाउना, मतलब एनिमल्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट की, तो वहाँ पे क्या होता है? सर्दियों में हैवी रेनफॉल होता है और गर्मियों में लो रेनफॉल होता है। उसके बाद है अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, तो ग्रासलैंड में क्या आ जाएगा कि ये वो एरियाज होंगे जहाँ पे समर सीजन में तो हैवी रेनफॉल होगा और विंटर सीजन में लो रेनफॉल होता है। जीरोफाइटिक फॉरेस्ट की अगर बात करें, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है जीरोफाइटिक, मतलब यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा या थोड़ा बहुत हो सकता है। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? जीरोफाइटिक फॉरेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।